नमस्कार दोस्तों। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा एक बार फिर से गर्म है। देश में एक बहस छिड़ी हुई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसकी दोस्तों लीगल बैकग्राउंड क्या है? यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? देश को इसकी कितनी ज़रूरत है? किस लेवल तक हम अपने कानूनों को यूनिफॉर्म कर चुके हैं और किस फॉर्म में हम यूनिफॉर्मिटी चाहते भी हैं? आज हम इन सारी बातों के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपके साथ में लगातार शेयर करता रहूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड तीन वर्ड से, तीन शब्दों से बना हुआ एक कॉन्सेप्ट है। यूनिफॉर्म सिविल और कोड। इसमें जो लास्ट का वर्ड है कोड या लॉ, जिसका मतलब होता है कानून। कोड हम किसी ऐसे कानून को कह देते हैं जो अपने आप में कंप्लीट कंप्लीट लॉ हो, कंप्लीट एक्ट हो, पार्लियामेंट ने बनाया हो और उसके अलावा हमें कहीं बाहर किसी किताब की तरफ देखना ना पड़े। जो कंप्लीट कानून अपने आप में बन जाता है तो उसको कोड कह दिया जाता है। सिविल का मतलब आप जानते हैं कि नागरिक को सिविल कह देते हैं। जो ऐसे इश्यूज, ऐसे केसेस जो कि क्रिमिनल के दायरे में नहीं आते हैं, वो सिविल डिस्प्यूट्स, सिविल नेचर के केसेस हो जाते हैं। सिविल लॉ वो है जो कि सिविलियंस के आपसी जो रिलेशंस हैं, जो उनको डील करता है, जो आपस के डिस्प्यूट हैं जो उसको डील करता है, उनको सिविल लॉ हम कह देते हैं। भारत में दोस्तों जो सिविल लॉ है वो ऑलरेडी बड़े लेवल पर यूनिफॉर्म है। मैं कहूंगा कि 80-90% तक जो सिविल लॉ है वो ऑलरेडी यूनिफॉर्म है। जो कैटेगरी इसमें से रह गई है वो है मैरिज की, डाइवोर्स की, सक्सेशन की, अडॉप्शन की, इनहेरिटेंस की, मेंटेनेंस की। ये सब वो चीजें हैं जो कि किसी पर्सन की पर्सनल फेथ, रिलीजन या उसके ट्रेडिशंस के साथ जो जुड़ी हुई चीजें हैं, इसलिए इनको पर्सनल लॉ भी कह दिया जाता है। तो जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हम कर रहे होते हैं तो इस सिविल कोड में जो सिविल लॉ है वो जो ब्रॉडर सिविल लॉ है उसकी बात नहीं है। सिर्फ वो चीजें हैं जो कि पर्सनल लॉ के दायरे में फॉल करती हैं। तो जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो इन पर्सनल लॉ की ही बात होगी। उसके बाद दोस्तों आता है यूनिफॉर्म वर्ड। यूनिफॉर्म हम समझते हैं कि किसी चीज को बिल्कुल एक जैसा कर देना, समान कर देना। जैसे कि बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, एक कलर होता है, एक पैटर्न होता है। लेकिन स्कूल की यूनिफॉर्म भी दोस्तों पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं होती है। उसमें भी इस बात की गुंजाइश, इस बात की छूट दी जाती है कि जो बच्चे हैं वो अपने बॉडी की हाइट साइज के हिसाब से, अपनी हेल्थ के हिसाब से ड्रेस की, यूनिफॉर्म की साइज को चेंज कर सके। अगर कोई कोशिश करेगा कि यूनिफॉर्म के कलर और पैटर्न के साथ साथ उसका साइज भी बिल्कुल यूनिफॉर्म कर दिया जाए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल मैनर में अब एकदम से यूनिफॉर्मिटी थोप दी जाए। बाकी सब जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उनको मद्देनजर रखते हुए ही चीजों को यूनिफॉर्म किया जा सकता है। मैकेनिकली 100% चीजों को यूनिफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, जिसका मुद्दा आजकल गर्म है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम देख लें कि आज जो मुद्दा गर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, निकला कहां से है। अगर हम आज की बात करें तो ये निकलता है वन नेशन वन लॉ के स्लोगन से, इस थ्योरी से। आज की जो रूलिंग पार्टी है उनका एक ये पॉलिटिकल एजेंडा है, उनका पॉलिटिकल स्लोगन है, एक देश एक विधान, एक देश हो एक कानून हो। और इसी स्लोगन में से यूनिफॉर्म सिविल कोड निकलता है। ये रूलिंग पार्टी का मैनिफेस्टो का एजेंडा भी था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं कि वन नेशन वन लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उसकी उसकी सच्चाई क्या है, आज की डेट में क्या पोजीशन है उसकी। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन देश का सुप्रीम लॉ है, उससे ऊपर कोई कानून नहीं है। पूरा देश हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखें तो उसके 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं। लिस्ट 1 में यूनियन जो गवर्नमेंट है उसको अथॉरिटी है, वो उस पर कानून बना सकती है, यानी कि देश की पार्लियामेंट कानून बना सकती है। लिस्ट 2 में वो कानून है जिनको स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, जो विधानसभाएं हैं वो उसके ऊपर कानून बना सकती है। तीसरी लिस्ट दोस्तों कंकरेंट लिस्ट है, उसमें वो लॉ फॉलो करते हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को अथॉरिटी है लॉ बनाने की। और मजे की बात यह है कि जो पर्सनल लॉ जिनकी हम आज बात कर रहे हैं वो कंकरेंट लिस्ट में फॉल करती है। मतलब ये कि मान लीजिए कल को अगर पार्लियामेंट से कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की परमिशन देता है कि स्टेट भी पर्सनल लॉ के ऊपर कानून बना सकती है, और अगर स्टेट मान लीजिए कुछ कानून बनाएगी जो कि सेंटर के बनाए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड से अलग होगा, तब क्या होगा। और अब जब तक कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने अथॉरिटी दी है स्टेट को अपने कानून बनाने की, तो कैसे एक देश में एक कानून हो सकता है।
हाँ, या तो फिर आप जो स्टेट्स की जो विधानसभाएं हैं या तो उनको खत्म करना पड़ेगा, स्टेट्स को जो कानून बनाने की जो पावर है उसे खत्म करना पड़ेगा, सीएम की जरूरत ना हो, एमएलए की जरूरत ना हो, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट हो और जो वहां पे कानून बन जाए पूरे देश में वही कानून लागू हो जाए। इसकी संभावना नहीं है, ये चीज इम्पॉसिबल है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में स्पेसिफिकली क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है। ये वो प्रिंसिपल है जिनको स्टेट ने फॉलो करना है अपनी अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हुए। मैंडेटरी नहीं है लेकिन उस तरफ कदम बढ़ाने हैं। इसी चैप्टर के अंदर आर्टिकल 44 है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। उसको पढ़ लेते हैं एक बार, वो क्या कहते हैं। उसकी वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजंस, ये कहता है स्टेट शैल एंडीवर टू सिक्योर फॉर सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दोस्तों इसकी वर्डिंग में ये नहीं लिखा हुआ है कि स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करेगी। इंप्लीमेंट करने की बात नहीं है, एंडीवर करने की बात है। कोशिश करेगी स्टेट, इस बात को लेकर एफर्ट करेगी। किस बात को लेकर? टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिटीजंस को यूनिफॉर्म सिविल कोड सिक्योर करना है, उनको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड देना है। कौन सी चीज दोस्तों देश के नागरिकों को दी जाती है, सिक्योर की जाती है? जो उनकी डिमांड हो, जो वो चाहें। ऐसा नहीं है कि आपका दिल किया, आपकी गिनती ज्यादा है और आपने पार्लियामेंट में लॉ पास कर दिया और उसको देश के ऊपर लागू कर दिया। थोपने की बात इस आर्टिकल में नहीं कही गई है, इंप्लीमेंट करने की बात नहीं कही गई है, कोशिश करने की बात की गई है कि स्टेट जो है वो इस बात की कोशिश करेगी, इस बात के एफर्ट करेगी कि लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया जाए, लोगों को ये चीज मिले। अगर हमारे उस वक्त के जो फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, अगर उनकी इंटेंशन ऐसी होती कि किसी दिन कोई ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो कि बहुत बड़ी गिनती में होगी और वो आए और पार्लियामेंट में बिल पेश करे और कानून को इंप्लीमेंट कर दे, अगर ऐसी इंटेंशन होती तो उसमें लिखा होता कि स्टेट शैल इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंट की बात नहीं है, एंडीवर की बात है। स्टेट ने कोशिश करनी है, थोपने की गुंजाइश नहीं है इसके अंदर। ये हम इस बात से भी क्लियर कर सकते हैं कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस चल रही थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था, हम सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के स्टॉन्च सपोर्टर थे, लेकिन उन्होंने भी इस बात की कोशिश की अपनी बहस में कि ये जो लॉ है इसको थोपना नहीं है, लोगों ने इसको वॉलंटरली अडॉप्ट करना है। अपनी बात को रखते हुए उन्होंने एग्जांपल दिया 1937 के एक शरीयत एक्ट का। इंडिया का जो सेंट्रल प्रोविंस था उस वक्त, जिसको आज हम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बॉम्बे के रूप में देखते हैं, वहां के मुस्लिम कम्युनिटी पर भी हिंदू लॉ एप्लीकेबल थी। 1937 में एक लॉ लाया जाता है, द शरीयत एक्ट 1937, और उस एक्ट में एक प्रोविजन रख दी जाती है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग चाहें तो अपने ऊपर इस शरीयत एक्ट को एप्लीकेबल करवा सकते हैं। मीनिंग देयर बाय कि वॉलंटियर एक्टिविटी थी, कानून बनाकर थोप नहीं दिया गया, लोगों को चॉइस दी गई कि चाहे तो आप पुराने कानून के हिसाब से चलते रहिए, चाहे अपने आप को नए कानून से गवर्न करवा लीजिए। इस एग्जाम्पल को जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी बहस में रखा, उनकी इंटेंशन यही थी कि यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड कभी थोपा नहीं जाएगा। उन्होंने एक और बात बड़ी गंभीर कही थी, उसको मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि नो गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज इट्स पावर इन सच अ मैनर एज टू प्रोवोक द मुस्लिम कम्युनिटी टू राइज इन रिबेलियन। आई थिंक इट वुड बी अ मैड गवर्नमेंट इफ इट डिड सो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस बात के लिए सचेत किया था कि कोई भी गवर्नमेंट का स्टेप ऐसा ना हो जो किसी एक कम्युनिटी को रिबेलियन के लिए खड़ा कर दे। अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट करती है तो ये पागलपन होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई पागलपन हमारी कोई भी गवर्नमेंट ना करे। तो दोस्तों आर्टिकल 44 मैंने आपको बताया जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि अगर पर्सनल लॉ को यूनिफॉर्म कर भी दिया जाए, उसके अलावा भी कुछ ऐसे सेक्शन ऑफ, ऐसे कॉर्नर है हमारे लॉ के जो ना तो यूनिफॉर्म है, ना ही उनको यूनिफॉर्म करने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ दोबारा चलते हैं दोस्तों। आर्टिकल 370 है जो कि खत्म हो गया, जो कि कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, उसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद के आर्टिकल्स है कमाल के, उनकी तरफ हम जाते हैं। आर्टिकल 371 जो कि स्पेशल प्रोविजन देता है विद रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र एंड गुजरात। स्पेशल प्रोविजन क्या है उसके अगर हम बात करेंगे तो आज का वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। आर्टिकल 371 ए नागालैंड को स्पेशल प्रोविजन देता है। वो क्या कहता है कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, no act of parliament in respect of religious or social practices of Nagas, Naga customary law and procedure, administration of civil and criminal justice involving decisions according to Naga customary law, ownership and transfer of land and its resources
shall apply to state of Nagaland unless the legislative assembly of Nagaland by resolution so decide। मतलब ये कि पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट नागालैंड के इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे, इन लॉज पर एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक कि नागालैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करके उसके फेवर में डिसीजन ना दे दे। उसके बाद दोस्तों ऐसे ही प्रोविजन जो है आर्टिकल 371 भी देता है असम को, 371C मणिपुर को, 371D आंध्र प्रदेश को और तेलंगाना को, 371F सिक्किम को, 371G मिजोरम को, 371H अरुणाचल प्रदेश को, 371I गोवा को, 371J कर्नाटका को। ये दोस्तों ये सारी वो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्टेट्स को अलग से पावर दे रही है उनको अपने अलग लॉ बनाने के लिए, और ये स्पेशल प्रोविजंस हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोविजंस है जो कि स्टेट्स को स्पेशल पावर देती है अपने लॉ को बचाने के लिए, लॉ को बनाने के लिए, ऐसे में दोस्तों ये जो वन कंट्री वन लॉ वाली बात है ये एक मुझे लगता है बेमानी बात है, एक सिर्फ एक जुमला है जो कि रियलिटी से, ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल परे है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन है। और फिर कई बार बात होती है कि जी यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में तो एप्लीकेबल है, जब गोवा में एप्लीकेबल हो सकता है तो बाकी देश में क्यों नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि हमारे एक एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत तारीफ की थी। देख लेते हैं कि गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना यूनिफॉर्म है। पहले तो आप ये जान लीजिए दोस्तों, गोवा का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो हमने नहीं दिया उनको, इंडिया ने नहीं दिया है। वो कानून है जो कि पोर्तुगीज की समय से, जब वो पोर्तुगीज की कॉलोनी थी तब से चलता आ रहा है, और जब 1961 में गोवा इंडिया के साथ जुड़ता है उन कानूनों को वैसे के वैसे ही अडॉप्ट कर लिया जाता है, सिर्फ उनका नाम बदलकर। कहने को वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन आपको ये जानना ही पड़ेगा, जान के हैरानी भी होगी कि गोवा में जो हिंदू रिलीजन के मेल है उनको 2 शादियों की परमिशन है। वो कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में बाईगेमी कर सकते हैं, 2 वाइफ रख सकते हैं। और ये जो बाईगेमी या पॉलीगेमी की जो प्रोविजन है ये मुस्लिम कम्युनिटी में बिल्कुल नहीं है, उनको बिल्कुल परमिशन नहीं है। सिर्फ हिंदू ही है वहां पर जो 2 शादियां कर सकते हैं, उनको ये परमिशन है। तो ये कहां से यूनिफॉर्मिटी हुई। उसके बाद जो वहां के जो रोमन कैथोलिक्स हैं उनको इस बात की परमिशन है कि वो चर्च में जाके मैरिज कर सकते हैं और उनकी मैरिज वैलिड होगी। उनके अलावा जितने भी वहां पे रिलीजन के लोग हैं उनको उनके लिए जो मैरिज का जो वैलिड प्रूफ है वो सिर्फ और सिर्फ सिविल रजिस्ट्रेशन है। अगर वो सिविल रजिस्ट्रेशन है मैरिज की तो वो मैरिज वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। यहां पर भी हम देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्मिटी है। तो गोवा में भी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं है, और मेरा ये मानना है कि कानून कभी भी पूरी तरह से यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि असल समस्या है क्या। क्या नॉन यूनिफॉर्मिटी असल प्रॉब्लम है, या जो डिस्क्रिमिनेशन है किसी भी कम्युनिटी में वुमेन के साथ वो समस्या है। अगर आप बाहर निकल के किसी से पूछेंगे कि जी गवर्नमेंट जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना चाह रही है, आपको उस बारे में क्या विचार है और क्यों होना चाहिए। सबसे पहली जो बात उठती है वो यही है कि जी मुस्लिम समाज में किसी को 4 शादी करने की परमिशन है वो नहीं होनी चाहिए, हिंदू में तो ऐसा नहीं है। तो जो डिस्क्रिमिनेशन का मामला है वो समस्या है, नॉन यूनिफॉर्मिटी या यूनिफॉर्मिटी का मामला नहीं है। तो मुझे लगता है जो प्रॉब्लम है वो है किसी भी कम्युनिटी में, किसी रिलीजन में जो वुमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रॉब्लम है, उसको टारगेट करना चाहिए, उसको रिफॉर्म करना चाहिए, ना कि यूनिफॉर्मिटी इसका ढोल बजाना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ही है, कोई पॉलिटिकल मजबूरी है कि लेकर ही आना है, तो उसको लाने के कई और बेहतर तरीके भी हो सकते हैं, बजाय इसके कि एकदम से कानून पास कर दिया जाए कि आज से आप सब कुछ भूल जाओ और ये हमने सिंगल बुक छाप दी है, सारे कानून इसी हिसाब से फॉलो होंगे। उसके बजाय आप ये भी कर सकते हैं जैसे कि पास्ट में किया गया है, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए और लोगों को ऑप्शन भी दे कि वो चाहे तो अपने जो पुराने प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करें, और चाहे जो नया यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है चाहे उसको फॉलो करें। साथ में जो पुरानी प्रैक्टिसेस में जो डिस्क्रिमिनेटरी जो प्रोविजंस हैं उनको एबोलिश किया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए। चीजें धीरे धीरे होती हैं, सोशल रिफॉर्म धीरे धीरे होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था 1937 के शरीयत एक्ट का, जिसमें प्रोविजन थी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो चाहे तो उसको अडॉप्ट कर ले चाहे ना करे। ऐसा ही एक और एग्जांपल है 1916 का हिंदू डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1916। जब वो कानून आया तो उसमें एक प्रोविजन डाल दी गई साथ में कि जो खोजा कम्युनिटी के लोग हैं, खोजा कम्युनिटी दोस्तों मुस्लिम कम्युनिटी है, कन्वर्टेड मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके लिए उसमें प्रोविजन डाल दी गई कि खोजा कम्युनिटी के जो मुस्लिम लोग हैं अगर वो चाहे तो अपने ऊपर हिंदू डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को अप्लाई
करवा सकते हैं। उसके लिए उनको बस एक कंपेटेंट अथॉरिटी को लिख के देना होगा। तो ऐसी प्रोविजन मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में गवर्नमेंट को देनी चाहिए, और चीजें जो है वो धीरे धीरे रिफॉर्म होगी। और साथ में ये भी किया जा सकता है कि जो 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 प्रैक्टिसेस अभी तक चलती आ रही हैं वो वैसे ही चलती रहने दी जाए। बस सिर्फ और सिर्फ जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस है वो खत्म कर दी जाए। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हिंदू समाज में जो शादी का कंसेप्ट है वो सैक्रोसेंक्ट है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, 7 फेरे लेकर पूरा किया जाता है। मुस्लिम समाज में जो शादी है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, उसमें पूछा जाता है कि मंजूर है कि नहीं है। तो मुस्लिम समाज की जो शादी का जो कंसेप्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल, उससे हिंदू समाज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू समाज का जो कंसेप्ट है 7 फेरे वाला, उससे मुस्लिम समाज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोनों ही समाज में जो उन समाजों की जो वुमेन है उनको भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी जो प्रोविजंस हैं, जो ऐसे जो ट्रेडिशंस हैं, उनको छेड़ने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है उनको बोलने, उनको कहने की कि आज से आपकी शादी सेक्रोसेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, और हम एक तीसरी चीज ले आए हैं हम, जिसको कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाएगा। आप अपनी परंपराओं को भूलकर इसको फॉलो कीजिए। मुझे लगता है कि ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है। जब तक कि कोई प्रोविजन किसी फेथ की, किसी रिलीजन की डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, एक्सप्लोटेटिव नहीं है, उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। और इसमें एक बात और भी हमें सोचने की जरूरत है कि क्या ऐसी कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट आन पड़ी है कि पार्लियामेंट से एक एक्ट पास करवाकर, एक बिल पास करवाकर इमीडिएटली पूरे देश में कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आया जाए? मुझे लगता है ऐसी कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जैसे मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें पर्सनल लॉ भी एप्लीकेबल है और आपके लिए एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी है। स्पेशल मैरिज एक्ट में इंटर रिलीजियस मैरिज हो सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस धर्म को बिलोंग करते हैं, वो बिल्कुल सेकुलर एक्ट है। मुस्लिम समाज में और क्रिश्चियन समाज में अडॉप्शन की प्रोविजन नहीं है, हिंदू समाज में है। तो अगर मान लीजिए कि मुस्लिम कपल या क्रिश्चियन कपल किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है तो वो क्या करेगा? उसके लिए एक और सेकुलर एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसमें प्रोविजन है, वो सेकुलर एक्ट है, उसमें किसी भी धर्म का पर्सन जो है वो अडॉप्शन कर सकता है। तो ऐसी बहुत सी प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल है, जो कि अपने आप में सेकुलर है, और जिससे कि फर्क नहीं पड़ता है कि कोई पर्सन उनको अडॉप्ट जो करने जा रहा है उसका रिलीजन क्या है। तो मुझे लगता है कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि पार्लियामेंट से कोई बिल पास करवाकर पूरे देश में एक साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आया जाए। बेहतर होगा धीरे धीरे लाए जाए, रिफॉर्म्स किए जाए, और जो कम्युनिटीज के जो अनडिस्प्यूटेड लीडर्स हैं उनके साथ विचार विमर्श किया जाए, उनकी राय ली जाए, उनके साथ डिस्कशन की जाए, देश में एक बातचीत का माहौल बने, डिस्कशंस हो, और जिस कम्युनिटी के अंदर जो गड़बड़े हैं, जो समस्याएं हैं, वो कम्युनिटी खुद निकल कर आए और खुद रिफॉर्म्स की बात करें। ऐसा ना हो कि दूसरी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कह रहे हो कि फलानी कम्युनिटी में रिफॉर्म्स की जरूरत है और हम करेंगे। नहीं, बाहर से ना हो, रिफॉर्म्स जो है वो अंदर से होने चाहिए। और दोस्तों मुझे लगता है कि यूनिफॉर्मिटी एक मैकेनिकल मैनर में अगर लाने की कोशिश की जाएगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हमारा देश जो कि एक बहुत डाइवर्स देश है, डाइवर्सिटी ही उसकी खूबसूरत है। देश की डाइवर्सिटी, जो यहाँ के लोग हैं उनकी अलग अलग हाइट या उनके अलग रंगों की वजह से नहीं है, उनके अलग फेथ की वजह से, उनके अलग रिलीजन की वजह से, उनके अलग ट्रेडिशंस की वजह से, अलग प्रैक्टिसेस की वजह से है। और ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो डाइवर्सिटी है, हमें इसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। हाँ, अगर कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन है, कोई एक्सप्लोटेशन है, उन चीजों को निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। उसके अलावा जो देश के अंदर जो डाइवर्सिटीज है, जो डिफरेंसेस हैं, उनको हम रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की जो डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट हो। अगर हम जबरदस्ती कोशिश करेंगे यूनिफॉर्मिटी लाने की तो वो यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, वो होमोजेनिटी होगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए, आप लोग अपनी राय रख सकते हैं। अभी मुझे लगता है थोड़े दिनों में ही वैसे तो काम शुरू हो गया है, 9 बजे के जो न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने अलग अलग पक्ष के लोग बिठाकर आपस में लड़वाने शुरू कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि उस लड़ाई में जाने से बेहतर है इस पूरे कंसेप्ट को समझा जाए, इसके बारे में पढ़ा जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कॉन्सेप्ट है बहुत सीरियस कॉन्सेप्ट है, इसको सही तरह से लागू अगर किया जाए तो देश तरक्की की तरफ बढ़ सकता है। और अगर इसको मैडनेस की तरह, जैसे कि जिस चीज को लेकर सचेत किया था डॉक्टर अम्बेडकर ने, अगर ऐसा कुछ मैडनेस की जाएगी, कोई पागलपन किया जाएगा, तो देश के लिए दोस्तों ये चीज घातक भी हो सकती है। ये थी हमारी वीडियो दोस्तों, अगली वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।